मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। आज का बड़ा सवाल है, क्या मोदी की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट होना चाहिए। ये उनका पहले का बयान है और विपक्ष ने इसे जोड़ा था पीएम मोदी की विदाई का। लेकिन आज जो कि पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे, मतलब 17 सितंबर को 75 साल के वो होने ही वाले हैं, लेकिन अब मोहन भागवत पलट गए। उन्होंने कह दिया 75 साल पर रिटायर ना मैं होऊंगा और ना ही किसी को होने दूंगा। मतलब साफ है, क्या ये बयान मोदी के लिए सेफ्टी कवच के रूप में दिया गया है या फिर यह साफ हो गया है कि संघ और भाजपा में दोहरी नीति चल रही है? जब तक सत्ता चलती रहे तब तक ये नियम बदलते रहो। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आपने मोहन भागवत का बयान तो सुना ही होगा। ऐसे कैसे पलटी मार गए? क्योंकि अभी 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है और वो 75 साल के हो जाएंगे और ऐसा कहा भी जा रहा था कि वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा पलटी इस वक्त ऐसी पलटी क्यों मारी गई? देखिए, अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो दूसरों के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते। और ये जुमला आज की डेट में बताया जा रहा है कि 75 साल का वो जुमला इसको मान के चल रहे हैं और इसका कोई महत्व नहीं है। स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भाई अगर आप 75 साल के हो जाते हैं तो बाजू हटना चाहिए, आपको दूसरे को मौका देना चाहिए। क्योंकि तब ये था कि संघ और भाजपा में एक बड़ी वॉर चल रही थी और वो वॉर धीरे धीरे जो उस पर बर्फ जम गई थी वो पिघलती हुई नजर आ रही। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हुई हैं और बात ये हुई है कि अगर दोनों की टकराट रहेगी तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों को ही होगा। तो कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और आज जो माहौल है, आज भाजपा के पक्ष में माहौल देश में नहीं है। तो संघ आके, ऐसा लगता है कि संघ आके भाजपा के साथ खड़ा हो गया। और आज एक हिसाब से अगर हम बॉडी लैंग्वेज मोहन भागवत जी की देखें, उनका स्टेटमेंट देखें, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई समझौता बीच में हो गया है, कहीं ना कहीं कोई डील हो गई है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुझे होता हुआ संजय जोशी का लग रहा है। जैसे हम लगातार कह रहे थे कि संघ ने दबाव बनाया हुआ है कि संजय जोशी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे, तो यहाँ वो संभावना पे विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं 50 साल से संघ में हूं और शाखाएं चला रहा हूं और मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूं। और वो सरकार चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, तो वो उस काम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो अपना काम करें बखूबी और हम अपना काम करें। तो इससे कहीं ना कहीं एक संदेश ये जाता है कि कहीं ना कहीं कोई मामला इस तरह का बना है जिसमें आपसी सहमति कोई बनी हुई है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये आता है कि इस संभावना में, इस समझौते में नाम जो उभर के आए हैं वो दो नाम हैं, जिसमें शिवराज चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात है और राजनाथ सिंह का प्रमोशन करने की बात है। और बाकी जो संघ की विचारधारा के दूसरे लोग हैं उनको भी, चाहे उनको मंत्री बनाया जाए, चाहे उनको दूसरी चीजों में एडजस्ट किया जाए, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं संघ और भाजपा के बीच में हुई हैं। इसी तरफ से ये सॉफ्ट टारगेट चीजें दिखाई दे रही। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा था, उपराष्ट्रपति के तौर पर जो चुनाव हो रहे हैं, पहली सिरदर्दी तो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की यही है कि जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वो कहाँ गायब हैं, उनका सवाल पूछा जा रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उपराष्ट्रपति के जो दावेदार हैं, अगर वो कहीं हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि उसमें दो तीन कारण बहुत बड़े बनते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं और संघ की विचारधारा के हैं, संघ के प्रभाव के हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं बहुत दिनों से। उनका कहना यह है कि जो पूर्व नौकरशाह है, पार्टी पे आके उन्होंने कब्जा जमा लिया है, चाहे वो एस जयशंकर हो, चाहे हरदीप पुरी हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, इनका कोई खास योगदान पार्टी में नहीं है। उसके बावजूद इनको बड़े बड़े पद दिए गए हैं और कई कई मंत्रालय दिए गए हैं। और हम तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार सांसद हैं, हमें पार्टी इस काबिल भी नहीं समझ रही है कि हमें मंत्री बनाया जाए।
तो वो जो मुखर होके बोल रहे थे, कहीं वो क्रॉस वोट ना कर दें उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, उनको रोकने के लिए भी इस तरह का निर्णय लिया गया। जो दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब आपने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, जो पिछले गवर्नर है महाराष्ट्र के, उनको, तो वो कहीं ना कहीं आपने कॉन्फिडेंस में लिया था चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं और आंध्रा के और तमिलनाडु के बिल्कुल दीवारें मिली हुई हैं, तो ये था कि आप सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद राजनाथ जी से एक फोन कराया गया जगन रेड्डी को, तो उससे कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू बहुत खफा है और वो इस चुनाव में नुकसान कर सकते हैं। और मेरे सूत्र तो ये भी कहते हैं कि जो नाम सुदर्शन रेड्डी का जो नाम सजेस्ट किया है, वो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने ही किया है। तो अगर इस तरह की स्थिति चल रही है तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों ही सकते में हैं। तो इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि इनके बीच में कोई ना कोई समझौता हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि ये सवाल किया गया था कि 75 साल में रिटायर होंगे या नहीं, लेकिन दूसरी ओर आप दूसरा एक बयान उनका एक और वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि मथुरा काशी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है कि हम राम मंदिर में तो साथ थे, लेकिन मथुरा काशी में हमारा कोई साथ नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी और संघ 40 से 45 साल यानी कि 4-4.5 दशक से राम मंदिर पे राजनीति कर रहा है और उसका फायदा उठा रहा है। और राम मंदिर बनने के बाद में जहां भारतीय जनता पार्टी को आशा थी कि वो रिकॉर्ड वोटों से उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, और वो खुद अयोध्या ही हार गए, चित्रकूट जैसी सीटें हार गए, तो उनको लगा कि राम हमारे किसी काम के अब नहीं बचे हैं, तो अब हम कृष्ण की शरण में चलें। तो भारतीय जनता पार्टी अब मथुरा की तरफ रुख कर रही है। तो मथुरा की तरफ अगर वो रुख कर रही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल ना उत्तर प्रदेश में है ना देश में है, तो इन संभावनाओं को देखते हुए संघ ने अपना पल्ला खींच लिया है और संघ ने कहा है कि अभी हम मथुरा की लड़ाई में आपके साथ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इनको सफलता मिलने नहीं जा रही है। हालांकि होगा ये कि जब सत्ता से बाहर होगी भारतीय जनता पार्टी, तो वहां पे जड़े जमाने का काम, वहां पे माहौल बनाने का काम संघ ही करेगा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए वहां आएगी। आप अगर अयोध्या में भी देखें, चाहे अयोध्या का ढांचा गिराने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जड़े जमाने की बात हो, वो सारा काम संघ ने किया था, और तब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी थी। तो संघ अभी इसलिए दूर जाना चाहता है क्योंकि संघ को बखूबी पता है कि वहां अभी कुछ ढेला उठने वाला नहीं है। और जिस तरह से माहौल चल रहा है 2027 में, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में हार साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से दलित नाराज है, कई सारे अलग अलग जो जातियां है वो भी नाराज है, ठाकुर भी कहीं ना कहीं नाराज कई बार दिखते हैं, सरकार के खिलाफ पंचायतें करते हुए दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जातियां बटी हुई हैं। आपने देखा जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, राजभर हो, दूसरे लोग हो, उनमें भी कहीं ना कहीं खटास आ रही है। तो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लिहाजा ऐसे में वहां पे संघ भी थोड़ा उचित दूरी इसीलिए भाजपा से बनाना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन सर ये जो नियम बदला गया है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है आपको कि अपने हिसाब से नियम लगाओ, फिर अपने हिसाब से बदल दो? तो ये कहीं न कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी अपने नियम, कायदे, कानून के लिए, जैसा कि आडवाणी केस में आपने देखा होगा। लेकिन ये जो अभी इन्होंने किया, ये आपको लग नहीं रहा कि इनका डबल स्टैंडर्ड है और कहीं न कहीं मोदी जी को आगे रख के ये 2027 और 29 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें और वाजपेयी जी और अडवाणी जी के जमाने की आप बात करें, तो उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी को एक सिद्धांतवादी पार्टी, नैतिकता की पार्टी माना जाता था। और हवाला कांड में नाम आया था लालकृष्ण अडवाणी का, उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता, मैं किसी भी पद पे नहीं बैठूंगा। और वो बाहर आ गए तत्काल अपने सारे पदों से, और उन्होंने केस लड़ा और केस में उनकी जीत हुई, और फिर वो वापस पद पे आए। तो उस सिद्धांतवाद की, उस नैतिकता की बात तो आज भाजपा में नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों को ये डकैत, चोर और लुटेरे बताते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी में है। महाराष्ट्र के चाहे छगन भुजबल हो, चाहे आसाम के हेमंत शर्मा हो, चाहे तमाम लोग हों,
वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो इनको पहले दुश्मन दिखाई देते थे। ये कहते थे हम आते ही वाड्रा को जेल में डाल देंगे, हरियाणा के हुड्डा को जेल में डाल देंगे। आज इन्होंने किसी एक व्यक्ति को जेल में डाला नहीं है। तो ये तो इनकी जुमलेबाजी चुनाव जीतने के लिए चलती रहती है। आपको याद होगा इन्होंने एक और कई सारे ऐसे भाषण दिए थे, कई सारे ऐसे जुमले छोड़े थे लोगों में। जाट समाज में कहा था कि हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, किसानों को 15 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, और बाद में जो है 15 लाख रुपए देंगे, मोदी जी ने तमाम मंचों पे कहा था। और बाद में जब सवाल पूछा गया तो अमित शाह ने कह दिया कि अरे भाई वो तो चुनावी जुमले हैं, काहे को आप सीरियस ले रहे। तो इनके चुनावी जुमले और सीरियस में अलग अलग फर्क है। और आज पार्टी का ना कोई सिद्धांतवाद बचा हुआ है और ना पार्टी में कोई इस तरह की चीज बची हुई जिस पर सिद्धांतवाद की बात करें। अब आप ही के प्रदेश के गौरव भाटिया है, जब वो समाजवादी पार्टी में थे तो आतंकवादियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताते थे। वो कहते थे ये दंगे करवाती है पार्टी, ये बड़ी खतरनाक पार्टी है। आज वो गुणगान कर रहे हैं, आज वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह को गालियां निकाल रहे हैं। तो नेताओं का कोई चरित्र नहीं होता, ये तो जैसा माहौल देखते हैं ऐसी बात करके और लोगों को भरमा के अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं और अपने आप को हर बार सरकार में आने के लिए अगर इनको कुछ भी करना पड़े वो करते हैं। तो इसलिए सियासी दलों का काम ही यही है। और उन सियासी दलों में आज भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी है। साम दाम दंड भेद, अब आप छोड़िए, इलेक्शन कमीशन तक को इस प्रकार खुलेआम यूज किया जा रहा है कि उसकी उसकी भी छवि पे दाग लग गया है। चुनाव आयोग भी आपकी वजह से बदनाम हो गया है। चुनाव आयोग ने कभी कोई इस तरह की चीजें ना की हो, मैं ये नहीं कहता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें होती रही है, पिछली सरकारों में भी खूब हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी है। तो ये सारी चीजें होना जताता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता में आना चाहती है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, जुमलेबाजी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सत्ता चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब रिटायरमेंट नहीं होगा, जैसा कि उनके शब्दों में बात आई है, लेकिन जो क्या ये सच है कि अगर इन्होंने विश्वास खो दिया तो 2027 और 29 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये राज खो देंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और ये खाली अखिलेश यादव के कहने से नहीं है, ये सच्चाई है। अगर लोग आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप सत्ता से बाहर तो होंगे ही। भाई लोग आपकी बातों पे 3 बार से विश्वास कर रहे हैं और आप हर बार उनको छलने का काम कर रहे हैं। हर बार आपकी बातें झूठ निकल रही है, जुमले निकल रही है। तो लोग कहीं ना कहीं आपसे आहत हो चुके हैं और अब वो आपको छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जब लोग आपको छोड़ देंगे, जनता आपके साथ नहीं होगी, तो आपको सत्ता से बाहर जाना ही होगा। आपने देखा उसका परिणाम, आपने 2024 में देखा कि जनता आपके साथ नहीं थी और आपने जिस तरह से संविधान और दूसरे मुद्दों पर जुमलेबाजी करी, उससे जनता में आक्रोश आ गया और वो जो पूरा दलित जो मायावती को छोड़ के भाजपा के साथ आया था वो भाग गया और उसने देखा कि भाजपा को कौन हरा सकता है, तो अखिलेश यादव के साथ चला गया। यही परिस्थिति हमें बिहार में दिखाई दे रही है कि जिस प्रकार से इन्होंने वहां पे वोट काटने का और वो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम किया है, तो वहां जनता में एक मैसेज चला गया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो हमारी तो नागरिकता ही चली जाएगी। नागरिकता चली जाएगी तो जो हमारी पेंशन है, हमारा राशन है या हमारे दूसरे जमीन की बात है, अगर वो हमारे हाथ से चली गई तो ये तो कल को हमें कह देंगे आप भारत के नागरिक ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या होगा। तो जनता में जब इस तरह की चीजें चली जाती है तो वो इस प्रकार की सत्ता को हटाने का काम करती है। तो इसलिए इसलिए संभावना नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को आने वाले समय में खतरा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस खास चर्चा में अपना साथ दिया और समय दिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये तो साफ है कि बात सिर्फ भागवत की नहीं, बात मोदी की है। पहले 75 की उम्र को रिटायरमेंट की लाइन बताया गया, उसी लाइन से आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज को किनारे कर दिया गया। लेकिन जब बात मोदी पर आई तो नियम बदल दिए गए। अखिलेश यादव ने सही कहा, जो विश्वास खो देते हैं वो राज खो देते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2029 तक मोदी सत्ता में रहेंगे या 2027-29 के चुनाव में जनता ही उनकी असली रिटायरमेंट तय करेगी। तब तक के लिए हम भी आपसे विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे पर। नमस्कार।